अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि तुर्की जो था वो अभी सऊदी अरब के साथ हाथ मिला लिया है, क्योंकि तुर्की और सऊदी अरब की बहुत पुरानी दुश्मनी थी। लेकिन अब वो दोनों दोस्त बन गया है। जब वो अब वो दोनों दोस्त बन गया है तो यूरोप की जितनी कंट्री है वो लोगों को बहुत मिर्ची लगा हुआ है। तो चलिए दोनों मिल करके किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और क्या खेला करने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं इस और डेढ़ देखते से हैं। 2 साल के अंदर हमारी पूरी दुनिया की राजनीति में जितनी तेजी के साथ बदलाव आए हैं और जितने ज्यादा बदलाव आए हैं, इतने ज्यादा बदलाव की शायद किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। क्योंकि हम देखते हैं कि जहां एक तरफ बहुत सारे ऐसे देश के जो पहले दोस्त हुआ करते थे अब वो दुश्मन बन चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे देश के जो आपस में एक दूसरे के इतने कट्टर दुश्मन हुआ करते थे कि जिनकी दोस्ती नामुमकिन लगा करती थी, मगर अब वो न सिर्फ एक दूसरे के करीब आ चुके हैं बल्कि एकदम पक्के दोस्त भी बन चुके हैं। मिसाल के तौर पर सऊदी अरबिया को ही देख लीजिए। आज से सिर्फ 1.5 से 2 साल पहले तक अगर आप लोगों से ये सवाल किया जाता कि भाई बताइए सऊदी अरबिया का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो यकीनी तौर पर आप सब लोगों का जवाब होता कोई और नहीं बल्कि ईरान देश। क्योंकि जाहिर है ईरान ही सऊदी अरबिया का सबसे कट्टर और सबसे बड़ा दुश्मन था। मगर फिर अचानक से अभी कुछ महीने पहले ही चाइना की कोशिशों के बाद पूरी दुनिया को हैरान करते हुए सऊदी अरबिया और ईरान ने हाथ मिला लिया। ईरान के अलावा भी मिडिल ईस्ट के इलाके में अगर सऊदी अरबिया का कोई दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन था तो वो कोई और नहीं बल्कि टर्की देश को माना जाता था। मगर फिर हमने देखा कि किस तरह से पिछले 2-3 साल से ही लगातार टर्की और सऊदी अरबिया एक दूसरे के करीब आने लगे। वैसे तो ये करीब आ ही रहे थे, मगर किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये लोग इतने ज्यादा करीब आ जाएंगे। बल्कि ज्यादातर दुनिया के एक्सपर्ट्स यही समझ रहे थे कि ये सब मतलब के तहत हो रहा है और अपने अपने फायदे के तहत हो रहा है। मगर ये दोनों ही देश वक्त के साथ कितने ज्यादा करीब आ गए हैं और इनकी दोस्ती किस लेवल तक पहुंच गई है, ये चीज टर्की के राष्ट्रपति यानी रजब तैयब अर्दोगान के उस गल्फ दौरे में देखने को मिली, जो दौरा अभी सिर्फ 8 से 10 दिन पहले ही उनकी तरफ से किया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति यानी कि रजब तैयब अर्दोगान का सऊदी अरबिया, यूएई और कतर जैसे अरब देशों में जिस गर्मजोशी और जिस आलीशान तरीके से स्वागत किया गया उससे पूरी दुनिया तो हैरान थी ही, मगर उससे भी ज्यादा चौंका देने वाले वो फैसले थे जो दरअसल सऊदी अरबिया के प्रिंस यानी मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की इस मुलाकात में इन दोनों की तरफ से लिए गए थे। वो फैसले क्या थे और उनका फ्यूचर में पूरी दुनिया की राजनीति पर और स्पेशली मिडिल ईस्ट यानी कि मुस्लिम दुनिया की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये सब कुछ जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर टर्की और सऊदी अरबिया की दुश्मनी का राज क्या था। आरएच नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, टर्की और सऊदी अरबिया की दुश्मनी दुनिया के दूसरे दुश्मनों की तरह कोई नई नवेली नहीं है, बल्कि इनकी दुश्मनी के तार तो कई सदियों पीछे जाकर मिल जाते हैं। मामला ये है कि क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पूरे ही मिडिल ईस्ट पर यानी कि आज के दौर की पूरी ही मुस्लिम दुनिया पर एक लंबे वक्त तक तुर्की की सल्तनत उस्मानिया ने ही राज किया था। और आज के दौर का ये जो सऊदी शाही खानदान है ये उस दौर में सेंट्रल सऊदी अरबिया में रहा करता था, जहाँ पर सल्तनत उस्मानिया का कंट्रोल नहीं हुआ करता था। वहाँ से इन लोगों ने कई बार ये कोशिशें की थीं कि ये तुर्की की सल्तनत उस्मानिया को अरब के इलाके से बाहर निकालकर पूरे ही अरब के इलाके पर अपनी सल्तनत कायम कर लें, मगर जब जब इन्होंने ये कोशिशें की हमेशा ये नाकामयाब हुए और सल्तनत उस्मानिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। मगर आखिरकार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब सल्तनत उस्मानिया कमज़ोर हो गई और फिर कमज़ोर होकर टूटकर पूरी तरह से ख़त्म हो गई, तो ये लोग अपना देश यानी कि अपनी एक सल्तनत किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया बनाने में कामयाब भी हो गए थे। मगर यहाँ पर यह बात भी याद रखने वाली है कि आज के दौर में सऊदी अरबिया के इलाके में जिस खानदान की हुकूमत है ये वो खानदान नहीं था कि जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सल्तनत उस्मानिया से मुकाबला किया था, बल्कि सल्तनत उस्मानिया से मुकाबला करने वाला तो शरीफ मक्का हुसैन इब्न अली और उसकी औलादें थीं कि जिसको सल्तनत उस्मानिया की तरफ से ही शरीफ मक्का की हैसियत से यहाँ पर रखा गया था। मगर बाद में उसने लालच में आकर न सिर्फ अंग्रेज़ों से हाथ मिलाया बल्कि अंग्रेज़ों से ये डील की कि अगर वो सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत करता है और सल्तनत उस्मानिया को कमज़ोर करने में मदद करता है तो उसके बदले में अंग्रेज़ उसको अरब का ये पूरा इलाका देंगे और पूरे ही अरब इलाके पर उसकी हुकूमत कायम की जाएगी।
حالانکہ دوستو بعد میں فرسٹ ورلڈ وار جیتنے والی طاقتوں نے شریف مکہ کے ساتھ بھی دھوکہ کیا اور اس کو حکومت قائم کرنے کے لیے اس علاقے سے بہت کم علاقہ دیا کہ جس علاقے کے بارے میں اس سے وعدہ کیا گیا تھا، اور جو علاقہ اس کو ملا اس میں مکہ مدینہ جیسے بہت سارے پوتر شہر بھی شامل تھے۔ مگر بعد میں آل سعود کا یہ خاندان کہ جو اس دور میں نہ صرف بڑی تیزی کے ساتھ طاقت حاصل کر رہا تھا بلکہ آج کے دور کے سعودی عربیہ کے سینٹرل یعنی کہ بیچ کے علاقے میں رہا کرتا تھا، اس نے شریف مکہ کے اوپر حملہ کیا اور اس کی اولادوں سے اس کو ملے ہوئے بچے کچھ علاقے میں سے بھی بہت سارا علاقہ چھین لیا، اور پھر 1932 میں اس طرح سے وجود میں آیا آج کے دور کا کنگڈم آف سعودی عربیہ۔ دوسری طرف بھی سلطنت عثمانیہ ختم ہو جانے کے بعد وہ ماڈرن، سیکولر اور ڈیموکریٹک ٹرکی وجود میں آ چکا تھا، جس کو آج کے دور میں ہم لوگ دنیا کے نقشے پر دیکھتے ہیں۔ ویسے تو دونوں ہی طرف کافی کچھ بدل چکا تھا، مگر ظاہر ہے صدیوں پرانی جو دشمنی کی ایک کھائی تھی وہ اتنی جلدی تو بھرنے والی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ اپنی دشمنی کبھی نہیں بھول پائے اور ان کے رشتے ہمیشہ اتار چڑھاؤ بھرے رہے۔ کبھی اچانک سے رشتے صحیح ہو جاتے تو کبھی اس سے بھی زیادہ خراب ہو جاتے، پھر تھوڑے بہت ٹھیک ٹھاک ہوتے تو پھر خراب ہو جاتے، اور یہی سلسلہ لگاتار اگلے کئی سالوں تک چلتا رہا۔ سن 2011 میں جب عرب اسپرنگ کی شروعات ہوئی تو عرب کے علاقے میں جتنی بھی سلطنتیں موجود ہیں ان کو اپنے تختہ پلٹنے کا خطرہ ستانے لگا۔ ایسے ماحول میں فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹرکی نے اخوان المسلمین کو خوب بڑھ چڑھ کر سپورٹ کیا، جس نے نہ صرف آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا بلکہ دشمنی کی اس کھائی کو اور زیادہ گہرا کر دیا کہ جو صدیوں سے ٹرکی اور سعودی عرب کے بیچ موجود تھی۔ اور تو اور سن 2011 میں معاملہ اس وقت اور زیادہ خراب ہوا کہ جب سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ٹرکی کے دوست یعنی کہ قطر کا بائیکاٹ کر دیا، اور بچی کچی کسر سن 2018 میں اس وقت پوری ہو گئی کہ جب ایک عربی جرنلسٹ یعنی کہ جمال خاشقجی کو ٹرکی کے شہر استنبول میں قتل کر دیا گیا۔ خفیہ طور پر ہونے والے اس مرڈر کا ذمہ دار سیدھے طور پر دنیا کے زیادہ تر ایکسپرٹس کی طرف سے محمد بن سلمان کو مانا گیا تھا، جس کی وجہ سے حالات اور بھی زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ مگر پھر دنیا کی راجنیتی میں جب بدلاؤ آنا شروع ہوا تو ان دونوں دیشوں نے بھی اپنی چال ڈھال میں بدلاؤ کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے ٹرکی کے جو آلریڈی اکنامک کرائسس سے جوجھ رہا تھا اس نے نیشن فرسٹ کی پالیسی کو اپنایا اور ہر وہ کام کرنا شروع کیا جو خود اس کے لیے بہتر ہو۔ یہی وجہ تھی کہ نیٹو میں ہونے کے باوجود بھی اس نے بہت سارے نیٹو کے خلاف بھی قدم اٹھائے۔ اس کے علاوہ سعودی عربیہ جیسے ان سارے دیشوں سے بھی دوستی کرنے کا اور ان کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کیا کہ جو اس کے پرانے دشمن ہوا کرتے تھے۔ دوسری طرف سعودی عربیہ نے بھی اب اپنی ایک آزاد انٹرنیشنل پالیسی اپنانا شروع کر دی تھی۔ اس کے پیچھے دو بڑی وجہ بتائی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ پرنس محمد بن سلمان سعودی عربیہ کے پچھلے کئی حکمرانوں سے سوچ میں بالکل الگ ہیں۔ وہ اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں اور خاص طور سے اپنے اوپر سے وہ تمغہ یعنی کہ وہ مہر ہٹانا چاہتے ہیں جس میں بار بار یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سعودی عربیہ تو جب سے بنا ہے تب سے ہی یورپین کنٹریز اور اسپیشلی امریکہ کا غلام بن کر رہتا ہے۔ اس کے ہی اشاروں پر اس کی ساری پالیسیز تیار ہوتی ہیں اور اس کے ہی اشاروں پر سعودی عربیہ میں سارا کام کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ محمد بن سلمان کے آتے ہی سعودی عربیہ نے نہ صرف اپنی اکانومی کو تیل سے ہٹا کر دوسری چیزوں پر بھی ڈیپینڈ کرنا شروع کیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی رشیا اور چائنا جیسے دیشوں سے بھی ہاتھ ملانا شروع کر دیا۔ حالانکہ دوستو ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ سعودی عربیہ محمد بن سلمان کی سوچ میں فرق ہونے کے باوجود بھی یہ کام اتنی تیزی کے ساتھ نہیں کرتا اگر امریکہ میں ٹرمپ کے بعد جو بائیڈن کی گورنمنٹ نہیں آتی۔ دراصل امریکہ میں جیسے ہی جو بائیڈن پاور میں آئے ویسے ہی سعودی عربیہ نے اب اور بھی تیزی کے ساتھ امریکہ سے دوری بنانا شروع کر دی تھی۔ اس کے پیچھے وجہ تھی جو بائیڈن اور سعودی عربیہ کی آپسی دشمنی ہونا۔ یہ دشمنی کتنی زیادہ کٹر اور بڑی تھی اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب جو بائیڈن الیکشن لڑ رہے تھے اور اس کے لیے چناوی ریلیاں کر رہے تھے تو اس میں باقاعدہ اس چیز کا اعلان کر رہے تھے کہ ٹرمپ نے تو محمد بن سلمان جیسے خونی اور درندے لوگوں سے ہاتھ ملایا ہے، اگر میں پاور میں آیا تو سب سے پہلے میں محمد بن سلمان جیسے لوگوں کو جیل میں ڈالوں گا، کیونکہ ظاہر ہے ان لوگوں نے جرنلسٹ اور اس جیسے لوگوں کا قتل کیا ہے۔ ایز اے ریزلٹ جو بائیڈن نے پاور میں آتے ہی جیسے ہی محمد بن سلمان کو دبانا شروع کیا اور یہ دکھانے کی کوشش کی کہ سعودی عربیہ ہمارے بغیر کچھ نہیں ہے، تو وہیں اس سے بھی تیزی کے ساتھ پرنس محمد بن سلمان نے ایسی کوششیں کرنا شروع کر دیں کہ جس سے وہ امریکہ کو دکھا سکیں کہ وہ امریکہ کے بغیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے اور اس کے بغیر بھی ایسے ہی چل سکتا ہے کہ جیسے اس کے ساتھ میں چلتا
चलता आ रहा था। यही वजह थी कि हमने देखा कि जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई तो पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा था कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से सऊदी अरबिया को फ़ोन लगाया जा रहा था और सऊदी अरबिया में लगातार फ़ोन की घंटी भी बज रही थी, मगर उसको उठाने वाला कोई नहीं था। और यकीनी तौर पर यह खबर सुनकर उस वक्त पूरी दुनिया हैरान थी कि आखिर किस तरह से सऊदी अरबिया के प्रिंस की तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति का फ़ोन नहीं उठाया गया था। वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका की तरफ से रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए, मगर उसके बावजूद भी सऊदी अरबिया ने लगातार रशिया से अपने रिश्तों को बरकरार रखा और ट्रेड और तेल जैसी चीज़ों को लेकर आपस में मशवरा करते रहते हैं। इसके अलावा चाइना से भी लगातार सऊदी अरबिया के रिश्ते और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। अब वो लगभग अपने हर मामले में एक अलग और आज़ाद पॉलिसी अपना रहा है। और इसी तरह की ही एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली अभी लगभग 8-10 दिन पहले, जब तुर्की के राष्ट्रपति यानी कि रजब तैयब अर्दोगान दौरा करने के लिए सऊदी अरबिया पहुंचे थे। इस दौरे में सबसे पहले तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से रजब तैयब अर्दोगान का बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और उसके बाद सारे मामलात शुरू किए गए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स टर्की के एस्पेक्ट से इस दौरे को बहुत ज़्यादा कामयाब बता रहे हैं, क्योंकि टर्की ऑलरेडी एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, जिसमें सऊदी अरबिया न सिर्फ उसकी मदद का वादा कर रहा है बल्कि लगातार मदद कर रहा है और ये कहिए कि कुछ हद तक मदद कर भी चुका है। रजब तैयब अर्दोगान सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर के इस दौरे में अपने साथ टर्की के लगभग 200 ताजरों यानी कि 200 बिजनेसमैन का काफिला लेकर पहुंचे थे, जिनकी मदद से वो टर्की में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की डील करना चाहते थे, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। टर्की के राष्ट्रपति की तरफ से प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को एक बहुत ही आलीशान कार गिफ्ट की गई। ये कार दरअसल एक इलेक्ट्रिक कार थी और सऊदी प्रिंस यानी मोहम्मद बिन सलमान ने बाकायदा रजब तैयब अर्दोगान को इस कार में बैठाकर ड्राइविंग भी की। इतना ही नहीं दोस्तों, दुनिया को हैरानी तो उस वक्त हुई कि जब बहुत सारी डील्स और बहुत सारी सौदों के बाद अचानक से सऊदी अरबिया ने टर्की के साथ वेपन यानी कि हथियारों से रिलेटेड भी एक सौदा कर डाला। और वो सौदा था उन ड्रोन्स से रिलेटेड कि जिन ड्रोन्स के मामले में टर्की पूरी दुनिया में न सिर्फ मशहूर है बल्कि सुपर पावर माना जाता है। दरअसल इतिहास बताता है कि सऊदी अरबिया हमेशा से ही मिलिट्री के मामले में अमेरिका पर डिपेंड रहा है। इवन उसकी हिफाजत का जिम्मा भी अमेरिका की फौज ही उठाती है। और रहा सवाल वेपन्स का यानी कि अलग अलग तरह के हथियारों का, तो वो भी आमतौर पर सऊदी अरबिया की तरफ से अमेरिका या फिर दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज और कभी कभी रशिया जैसे देशों से खरीद लिए जाते हैं। मगर पहली बार ऐसी चीज़ देखी जा रही है कि सऊदी अरबिया टर्की जैसे देश से न सिर्फ एक ताकतवर हथियार यानी ड्रोन्स को खरीद रहा है बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में खरीद रहा है, जिसकी वजह से अब ये माना जा रहा है कि इन ड्रोन डील्स की मदद से सऊदी अरबिया अब अमेरिका जैसे देशों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि दूसरी चीज़ों की तरह वो हथियारों के मामले में भी उनके मोहताज नहीं हैं और दूसरी चीज़ों की ही तरह हथियारों के मामले में भी अब वो अगर चाहें तो दूसरी तरफ को धीरे धीरे खिसक सकते हैं, यानी कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी इस वीडियो की मदद से आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो गाइस, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।